नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी देशद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, ज्ञानवापी मस्जिद केस में केंद्र की दलीलों की, जानेंगे कि शाहीन बाग में आज क्यों मचा रहा हंगामा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, देश में कम होती मुस्लिम आबादी की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। अशोक गहलोत बोले, देश में ऐसा माहौल बनाया गया है जो चिंताजनक है। देश में हो रहे धार्मिक ध्रुवीकरण पर जताई चिंता। राणा दंपति की फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत की शर्तों के उल्लंघन से नाराज हुआ कोर्ट, नोटिस जारी कर सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा से किया सवाल, क्यों न जारी किया जाए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट। लखीमपुर खीरी मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की आशीष मिश्रा के 4 सहयोगियों की जमानत अर्जी, आरोपी आशीष मिश्रा की रद्द हो चुकी है जमानत। शेयर मार्केट में हावी हुई गिरावट, सेंसेक्स 364 अंक फिसलकर 54,447 अंक पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 101 अंक की गिरावट के साथ 16,310 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में राष्ट्रद्रोह कानून को लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाया जा रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है और आज भी इस कानून को लेकर सुनवाई हुई और केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। तो इस कानून को लेकर सरकार की तरफ से दी गई क्या दलीलें और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह के कानून की आवश्यकता क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपनिवेशिक कानून है और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त केंद्र की मोदी सरकार ने अपने जवाब के लिए वक्त मांगा था। इस कानून को लेकर देश में लगातार बहस हो रही है। विपक्ष इस कानून को खत्म करने की मांग कर चुका है। विपक्ष का साफ कहना है कि इस कानून के बहाने मोदी सरकार विरोधियों की आवाज को दबाने का काम करती है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने इस कानून का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात कही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने को कहा है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह अभी भी एक अपराध है। इसके मुताबिक भारत में सरकारों के खिलाफ लिखित, मौखिक या किसी भी अन्य तरीके से अवमानना या घृणा पैदा करने या उकसाने की कोशिश पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है या जुर्माना या दोनों हो सकती है। केंद्र ने अपने जवाब के जरिए ये जाहिर कर दिया कि वो इस कानून को रद्द करने के पक्ष में नहीं है और मामले में पुनर्विचार होना चाहिए, यानी मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एक और मामले में अभी कोई फैसला नहीं आ पाया है और वो मामला है ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ केस का। इस मामले में भी सर्वे टीम ने सर्वे पूरा नहीं होने की बात कही है। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जब श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी की गई थी तो मस्जिद के पास 2 स्वास्तिकों के निशान देखे गए थे, लेकिन शनिवार को जब विरोध काफी बढ़ गया तो प्रशासन की तरफ से सर्वे को रोक दिया गया। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मुकदमे में आज पहले दिन ही सुनवाई खत्म हो गई है। सिविल जज की अदालत में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। वहीं एडवोकेट कमिश्नर को बदलने वाली मांग पर सुनवाई कल यानी 10 मई को होगी। अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट भी कल यानी मंगलवार को अदालत में रखी जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में गहमा गहमी भी रही।
दरअसल 7 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग की थी। कमेटी का कहना था एडवोकेट ईमानदारी से सर्वे नहीं कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी की याचिका पर अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को अपना पक्ष दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो वहीं इस मामले में रविवार को आए नए मोड़ में भी ट्विस्ट आ गया है। मां श्रृंगार गौरी विवाद की मुख्य पक्षकार राखी सिंह भी दूसरी 4 महिलाओं की तरह अब अपना केस वापस नहीं लेंगी। ये बात उनके वकील ने आज अदालत में रखी थी। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में अगस्त 2021 में मुकदमा दाखिल किया था। अदालत से मांग की थी कि मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत दी जाए। अब इस विवाद पर अदालत कल फिर सुनवाई करेगी और अगली सर्वे की तारीख का ऐलान करेगी। ऐसे में अदालत में कल होने वाली सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। अब कल पता चलेगा कि दोबारा सर्वे कब किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में हंगामा जारी है। वैसे देश में बवाल तो इस वक्त शाहीन बाग मामले में भी मच रहा है। एमसीडी ने शाहीन बाग में बुलडोजर भेजा, जिसे वापस ही लौटना पड़ा, क्योंकि आम जनता के साथ साथ आप और कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली का शाहीन बाग आज सुर्खियों में छाया रहा। मुद्दा था बुलडोजर कार्रवाई, जिसको लेकर इलाके में माहौल गर्मा गया और लोगों ने शाहीन बाग में कथित अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई का जमकर विरोध किया। वहीं इस कार्रवाई का विरोध कर रहे कई लोगों को, जिसमें कांग्रेस नेता भी शामिल थे, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन भारी विरोध के बाद बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जाने की छूट दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लोगों का और विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट करने की सोची समझी साजिश है। एमसीडी वाले तोड़ के गए हैं, ऐसा बवाल नहीं मचा है। ये एक हाइप बना के पूरा मीडिया में दिखा के शाहीन बाग तोड़ेंगे, ये तो एक प्रोपेगेंडा मीडिया चला रही है। और यहाँ आए हैं, तोड़े हैं, अतिक्रमण हटाया है, चले गए। मुश्किल से आधे घंटे में हुआ है, न किसी का शटर गिरा है। बुलडोजर को भी वापस जाना पड़ा, उसने तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो बुलडोजर किस पे चलेगा ये बताओ ना। बुलडोजर लाने की जरूरत क्या थी? तो आप खुद बताओ कि ये मीडिया और यहाँ के जितनी जो प्रशासन है वो एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को। तो ये तो सबको साफ नजर आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं। तो अब इस पे क्या किया जाए? अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक मुझे अवैध बता दीजिए क्या चीज़ है। न रोड पे कोई दुकानें लगी हैं, न पटरी पे कोई दुकानें लगी हैं। हाँ, ये गाड़ी अवैध है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिनकी जिम्मेदारी है वो हटाएं। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे बना रही है और राजनीति करने की कोशिश कर रही है और इसके जरिए 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। यानी इस पूरे मामले में अब एक बार फिर मोदी सरकार घिर गई है और जनता सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। शाहीन बाग मामले में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस दौरान विपक्ष बीजेपी पर हावी दिखा। खास तौर से कांग्रेस ने एमसीडी को अपने निशाने पर लिया, जिससे पार्टी को ताकत मिल सकती है। वैसे हाथ को मजबूत बनाने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। आज भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर मंथन किया गया। 13 मई से लेकर 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का भी नया उदय होगा। ये 3 दिन न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश का भविष्य भी तय करने वाले हैं। उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जहां उन 6 पैनलों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया, जिसका गठन पिछले महीने देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अब पार्टी को दोबारा खड़ा करना होगा, जिसके लिए पार्टी में अनुशासन बेहद जरूरी है। साथ ही पार्टी के सभी नेताओं से कहा कि अब पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में खास तौर से चिंतन शिविर को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के हालात, सामाजिक न्याय और आगामी चिंतन शिविर में युवाओं की भूमिका पर मंथन किया गया। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी में मुद्रास्फीति, आर्थिक हालात, बेरोजगारी दर और मौजूदा राजनीतिक हालात जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस 9 साल बाद राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने जा रही है।
इस चिंतन शिविर में कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ ही अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाएगी। कांग्रेस के इस मंथन से साफ है कि वो चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी का फोकस गुजरात से लेकर हिमाचल और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान पर है। अब देखना होगा कि इन चुनावों में पार्टी को सफलता मिल पाती है या नहीं। फिलहाल तो बीजेपी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। राजस्थान में दिग्गज नेताओं के दौरे बढ़ने लगे हैं, जिससे साफ हो गया है कि पार्टी को हार का डर सता रहा है। राजस्थान को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाई थी और अब अगले साल होने वाले चुनाव में भी पार्टी जीत का दम भर रही है। माहौल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर गहलोत की जादूगरी कांग्रेस को जादुई आंकड़े तक पहुंचाएगी। इसे लेकर ही बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए पार्टी के नेताओं ने अभी से अपने दौरे तेज कर दिए और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा 10 मई से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान जेपी नड्डा प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव 2023 के रणनीति पर मंथन करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी विधायकों के कामकाज की समीक्षा भी कर सकते हैं। जिन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उनका टिकट कट सकता है। जेपी नड्डा के इस प्रस्तावित दौरे से विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। नड्डा के दौरे के बाद 20 और 21 मई जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 के रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में विधायकों के कामकाज और सीएम फेस को लेकर मंथन हो सकता है। अब भले ही बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम फेस को लेकर है। दरअसल वसुंधरा समर्थक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि वसुंधरा विरोधी धड़ा इसका विरोध कर रहा है। वसुंधरा के धुर विरोधी माने जाने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि पार्टी पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सीएम फेस कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। नेताओं के इस बयान से साफ है कि पार्टी में घमासान छिड़ा है। अब देखना होगा कि नड्डा इसे शांत करवा पाते हैं या नहीं। राजस्थान में बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि उसके दावों में कितना दम है। वैसे इस वक्त तो बीजेपी अपने एक दावे को लेकर बेदम हो गई है। दरअसल बीजेपी ने कहा था कि देश की बढ़ती जनसंख्या के जिम्मेदार मुस्लिम हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। 1.38 बिलियन आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारों की तरफ से कई अभियान चलाए गए हैं, जिनमें सबसे प्रचलित अभियान था हम दो हमारे दो, जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त दिया गया था। ऐसे ही कई अभियान आज भी देश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी राज में जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार सिर्फ एक खास समुदाय को माना जाता है और उन्हें टारगेट किया जाता है। लेकिन अभी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मोदी सरकार के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमानों में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच 2.62 से 2.36 तक 9.9% की सबसे तेज गिरावट देखी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरे समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि NFHS के अब तक के 5 सर्वे में मुस्लिम TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में 46.5% की गिरावट आई है, जबकि हिंदुओं में 41.2% और ईसाइयों और सिखों के लिए लगभग 1/3 की गिरावट आई है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि जनसंख्या को लेकर मोदी सरकार की तरफ से मुसलमानों पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया हो। इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% रह गई है। अब खास बात यह है कि इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है, जिससे सरकार एक बार फिर घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए की। मोदी सरकार लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार का दावा कर रही है, लेकिन हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जहां एक तरफ जीडीपी गिरती जा रही है, तो वहीं अब रुपए ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि भारतीय मुद्रा में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। रुपए की मजबूती देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देती है, लेकिन जब रुपया रुलाने लगता है तो इकोनॉमी कमजोर पड़ने लगती है। अब मोदी राज में भी भारतीय मुद्रा कमजोर हो रही है, यहाँ तक कि उसमें अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
डॉलर के मुकाबले ये अब तक के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के चलते रुपए में भारी गिरावट आई है। बड़ी गिरावट के साथ खुलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया कुछ ही देर में डॉलर के मुकाबले 77.17 पर खुला और कुछ ही देर में 77.42 पर आ गया। ये रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 52 पैसे की गिरावट है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 55 पैसे टूटकर 76.90 पर बंद हुई थी। इस गिरावट की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। दरअसल देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम होता जा रहा है। ये घटकर पहली बार 600 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। लगातार 8 हफ्तों से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका सबसे बुरा असर उन क्षेत्रों पर होगा जहां आयात किया जाता है। कच्चे तेल की बात करें तो अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल भारत आयात करता है। ऐसे में रुपए की गिरावट से कच्चे तेल के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी और विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होगी। इसके अलावा उर्वरक और रसायन जिनका भारत बड़ा आयातक है वो रुपए की कमजोरी से महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर आभूषण तक महंगे हो जाएंगे। यानी साफ है कि अब जनता को एक बार फिर से महंगाई का सामना करना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।